हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की एनसीईआरटी में सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल विषय की पुस्तक प्रदान की गई है उसका अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जो पहले प्रश्न में हमारे लिए दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो वो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है? उड़ीसा राज्य से। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए, दूसरा हमारे पास जो विकल्प है वह है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी देशांतर है वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अगला जो विकल्प है वह है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो नेपाल देश के साथ लगती हैं। ये हमारे भारत के जो राज्य हैं, ये सभी राज्य किस देश के साथ लगते हैं? नेपाल राज्य के साथ। इसको आगे हम मैप में देखने वाले हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं उनमें से कावारत्ती है जो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो कावारत्ती है जो वो है लक्षद्वीप की राजधानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आपसे मैं एक प्रश्न पूछने जा रही हूं जिसका उत्तर आप कमेंट करके दे सकते हैं। आपको बाकी जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं इनके क्या करना है? आपको इनकी राजधानी बताना है। पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दमन और दीव की इनकी राजधानियाँ आपको कमेंट में करके लिख के बताना है। चलिए, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो वह है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा होगा? देखिए, भूटान की जो सीमा है, भूटान की हमारे देश भारत के साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा लगती है, नेपाल की लगती है, लेकिन जो ताजिकिस्तान है इसकी सीमा हमारे देश भारत के साथ नहीं लगती। तो उत्तर हो जाएगा ताजिकिस्तान। चलिए, यहाँ से हमारे प्रश्न की शुरुआत होती है जिनके उत्तर हमें संक्षेप में देना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। यह हमसे दो पार्ट में पूछा गया है कि पहले हमें बताना है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो देखिए, हम बता देंगे कि अरब सागर में लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अब हमसे पूछा गया है कि भारत के दक्षिण में कौन से द्वीपीय हमारे पड़ोसी देश हैं। तो भारत के दक्षिण में एक तो मालदीव है एवं श्रीलंका है। ये जो दो देश हैं ये हमारे भारत के दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश हैं। चलिए, अगला प्रश्न है जो इसमें हमसे पूछा गया है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो देखिए, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का जब 7वां स्थान है तो इससे पहले 6 देश और आएंगे। तो वो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो देखिए, वो 6 देश हैं रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आएगा भारत। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां।
तो ये बात हमें याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो देखिए, सबसे पहले देशों के नाम बताने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, जैसे हम भारत के बीचों, जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप में ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, और इस साइड होता है पूर्व और पश्चिम। अब हमसे पूछा गया है कि उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी दिशा हो जाएगी ये, उत्तर पूर्वी दिशा हो जाएगी ये, तो हमें, और उत्तर ऊपर की ओर, तो इन 3 दिशाओं में हमारे भारत देश से जो देश लगे हुए हैं, जो देश स्थित हैं, उनके नाम बताना है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश स्थित हैं, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश स्थित हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो देखिए, अभी हमारे पास एक विकल्पीय प्रश्न भी आया था, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम मैप में यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये है जो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जा रही है, आपको इसको मैप में ही देखना है। तो ये देखिए, ये यहाँ से गुजरात से होते हुए ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पार्ट छू रही है, फिर ये एमपी से होते हुए जा रही है, एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से 8 राज्यों से होते हुए जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, और ये राज्य याद रखनी है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो आपने देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ी ही होंगी, तो उसके लिए देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी है एक देशांतर को, देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ये आड़ी रेखाएं खिंची हुई हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। लेकिन पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। अर्थात खड़ी रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। और पृथ्वी जब घूमती है, एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। एक देशांतर को, जब पृथ्वी एक देशांतर को घूमती है तो कितना समय लेती है? 4 मिनट का। और यदि हम भारत की बात करें, तो जो हमारा भारत है, पृथ्वी जो हमारे भारत की स्थिति है, यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर भारत की स्थिति होने से जो भारत की देशांतर हैं, इनके बीच में कम से कम 30 देशांतर हैं। तो 30 देशांतर होने से क्या होगा कि पृथ्वी जब एक देशांतर को घूमने में 4 मिनट का टाइम लेगी, तो 30 देशांतर को घूमने में कितना समय लेगी? 30 देशांतर को जब पृथ्वी घूमेगी तो कितना समय लग जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो 2 घंटे का समय पृथ्वी को घूमने में लगता है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का बिल्कुल पूर्वी राज्य है, और गुजरात है जो भारत का पूरा पश्चिमी राज्य है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों के बीच में
2 घंटे के समय का अंतर है। इसी कारण से पृथ्वी जब घूमती है तो पहले सूर्योदय कहाँ पर हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है और उसका समय पूरा होता है तो फिर सूर्योदय 2 घंटे बाद कहाँ होता है? गुजरात में। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 30 देशांतर का अंतर है। कितने देशांतर का? 30 देशांतर का अंतर होता है। और यही कारण है कि गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। परंतु दोनों राज्यों की घड़ियां एक ही समय दर्शाती हैं। तो देखिए, राज्यों की जो घड़ी है वो एक समय इसलिए दर्शाती है क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित होती है, और इसी कारण से दोनों राज्यों में या पूरे भारत में समय एक ही दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि समय निर्धारण किससे है? 82.5 डिग्री देशांतर से, एक ही देशांतर से। यह भारत की मानक समय रेखा है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हिंद महासागर में जो भारत है, देखिए ये पूरा हमारा विश्व का मानचित्र है। अब विश्व के मानचित्र में ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में ये हमारा भारत देश स्थित है और ये है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर में जो भारत की स्थिति है कैसी है? केंद्रीय स्थिति है। तो भारत की केंद्रीय स्थिति होने से भारत को क्या लाभ हुआ है? तो और भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी पठार, ये बिल्कुल बीचों बीच हिंद महासागर में फैला हुआ है। इसके कारण क्या हुआ है कि जो भारत है, इस साइड अफ्रीका जल मार्ग के द्वारा, इस साइड यूरोपीय देश और इस साइड पूर्वी एशियाई देश, इन सभी देशों के साथ जो भारत के संबंध है निकटतम है। इनसे व्यापार करने में, यहाँ आने जाने में अन्य देशों की अपेक्षा भारत की स्थिति अच्छी है, मजबूत है। तो इस कारण से इनसे संबंध बनाने में भारत को आसानी हुई है और व्यापार, आर्थिक गतिविधियां आदि में भारत को क्या हुआ है? लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ के देशों से जुड़ना आसान हुआ है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं कि हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों, पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत का दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। इस प्रकार हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इन सभी देशों के साथ जुड़ना क्या हुआ है? आसान। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ से देखिए, प्रश्न जितने थे वो हम देख चुके हैं। यहाँ से हमारा मानचित्र कौशल दिया हुआ है कि आपको मानचित्र देखना है और उनके मुख्य रूप से आपको मानचित्र ही देखना है, क्योंकि उत्तर तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो देखिए, मानचित्र कौशल में आपको देखना है हमें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। तो ये तो हमारा प्रश्न भी था। तो देखिए, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। और यदि हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में ये लक्षद्वीप समूह फैले हुए हैं। तो इस प्रकार से ये द्वीप समूह आपको देखना है मैप में, एटलस में। एटलस आप अपने पास रखिएगा और उसमें ये स्थिति आपको देखना है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है किन किन देशों से मिलकर बनता है। तो देखिए, भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश।
अर्थात 8 देशों से मिलकर क्या बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत ही शामिल नहीं है। इन 8 देशों के मिलने से क्या बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप। इस पूरी भूमि को मिला करके कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। ये कभी ना कभी एक ही हिस्सा रहे हैं, इसलिए इनको एक ही देश का हिस्सा रहे, इसलिए इनको मिला के कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखिए इसमें जो अफगानिस्तान है, ये बात याद रखने योग्य है कि कभी कभी 8 ना होकर के कितने 7 देशों को मिलाकर कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि कभी कभी ये जो अफगानिस्तान है इसको मध्य एशिया के देशों में सम्मिलित कर लिया जाता है, फिर इसको भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से हम 7 देशों को भी कह सकते हैं कि 7 देश मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाता है। तो स्थिति को देखते हुए हम इसका उत्तर दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक नोट लगा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि कर्क रेखा है जो वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। कितने 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा है जो वो गुजरती है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है। तो देखिए भारतीय मुख्य भूमि ये पूरा भारत है, और भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु अंतिम, वो कौन सा है। तो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी बिंदु है। अब हम यदि और पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी बिंदु की भी बात कर लें, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसे कि गौहर माता के नाम से जाना जाता है। अब यदि हम भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो देखिए, यदि मुख्य भूमि की बात की जाए, जैसे कि इसमें पूछा गया है मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु, तब हम कहेंगे कन्याकुमारी। लेकिन यदि मुख्य भूभाग ना कह के केवल पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, तब हम बताएंगे कि भारत का दक्षिणी शीर्ष बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी शीर्ष बिंदु इंदिरा पॉइंट, वो भी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा, वहां पर स्थित है भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अब सुनामी के कारण ये बिंदु है जो वो डूब गया है। लेकिन फिर भी इसको याद रखना आवश्यक है कि भारत का बिल्कुल दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन यदि मुख्य भूमि की बात की जाए तब हम तमिलनाडु का कन्याकुमारी बताएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने पढ़ी होंगी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कैसी पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर कैसी आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, इस प्रकार से रेखाएं आड़ी खींची गई हैं, ये क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अब इसमें भारत की स्थिति बताना है कि किस अक्षांश से किस अक्षांश तक भारत स्थित है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जो बीचों बीच 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो कहलाता है भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में जितने भी अक्षांश आएंगे ये उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और इसके दक्षिण में जो अक्षांश आएंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे उत्तरी अक्षांश बताइए। तो भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है वह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से भारत का जो दक्षिणी अक्षांश है वो है 8 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यदि इंदिरा पॉइंट की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो उसका जो बिल्कुल दक्षिणी बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। तो हमसे मुख्य भूभाग का पूछा गया है, इसलिए हम बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और यदि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन हमसे मुख्य भूभाग का पूछा गया है, इसलिए वो है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन यदि दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो कहाँ पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट में। यही भारत का विस्तार हो जाएगा। यदि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब यदि देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो यहाँ गुजरात से लेकर के हमें अरुणाचल प्रदेश तक का देशांतरीय विस्तार बताना है। जैसे भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, तो ये हो जाएगा पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ जो पश्चिम में हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व। अब देखिए, ये है जो पूर्व पूर्व या फिर उत्तर उत्तर। इसको समझने के लिए जो पृथ्वी है ये हमारी अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर जितने भी अक्षांश आएंगे हम लिखेंगे पूर्व, और ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पूर्व यहां पर हम लिखेंगे पूर्व और इसको लिखेंगे उत्तर, क्योंकि ये दो भागों में बांट देती है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे ही देशांतर रेखा इसको पूर्वी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध। हमारा भारत है जो वो यहाँ पर स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, इसलिए इसके दोनों ही अक्षांश अक्षांशीय विस्तार में हम उत्तर से उत्तर कहेंगे, और जो देशांतरीय विस्तार है इसमें भी हमारा जो भारत है इसमें पूर्व से पूर्व देशांतर कहेंगे। इसको आप मैप में और अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो तटरेखा से मतलब है वैसा ऐसा राज्य जो तटरेखा से लगा हुआ है। इन राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है जो वो किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारत के केंद्र शासित क्षेत्र बताइए। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पहले राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, देखिए पहले दादर नगर हवेली, दमन दीव ये अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन 2020 में इन दोनों को एक कर दिया गया, इसलिए तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या फिर 8 हो गई। पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में स्थित हैं। चलिए हमने अध्याय 1 के जो प्रश्न उत्तर हैं भारत, आकार और स्थिति, इसके सारे प्रश्न हैं जो उनको देख लिया है। तो आप तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको क्या ऐसे ही वीडियो और चाहिए हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।